जय हिंद दोस्तों। चलिए देखेंगे आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, आप लोग का एग्जाम 20 अगस्त को निश्चित हो चुका है। अब तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन जो पहले होता था आपका कई दिन चलता था वो नहीं होगा। अब एक दिन में पेपर करा के सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी को बेहतर करेंगे। बस एक दिन पेपर होना है तो पेपर में प्रश्न जो बनेंगे बहुत ही टफ बनेंगे, क्योंकि पेपर ज्यादा बनना नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे, हम तैयारी कराएंगे आपको। सीटेट जो आपके मिशन अगस्त लेके आए हैं आपके लिए, इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपका पिछला हुआ है, जो आपके फरवरी, आप देखेंगे फरवरी तक हुआ था दिसंबर से, तो वो पेपर हम कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस में करके अपना तैयारी को बेहतर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज से। देखेंगे ईवीएस की क्लास में हम उससे पहले मेडिटेशन थॉट है उसको पढ़ लेंगे। जब थक जाओ तो आराम कर लो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। ठीक है, हार नहीं मानना है हमको, आराम भले कर लेना है लेकिन उसके आगे फिर बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज देखेंगे ईवीएस का पहला हमारी क्लास है। पहली क्लास में देखेंगे कुछ प्रीवियस प्रश्न जो है आपके पेपर में आए थे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आपका 15 प्रश्न तो पेडागोजी आता है और 15 आपके फैक्ट एनसीईआरटी फैक्ट में जो प्रश्न पूछते हैं वो आएगा। चलिए देखते हैं पहले पेडागोजी प्रश्न। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, ये बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश में होंगे वो भी पढ़ लेंगे, हिंदी वाले पढ़ते ही रहेंगे। देखेंगे यहाँ पे, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ प्रश्न है हमारा, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पेडागोजी का प्रश्न है। अगर आपके क्लास में कोई मतलब शिक्षार्थी, कई शिक्षार्थी विद्वान हो, थोड़ा होनहार हो, पढ़ने में तेज हो, तो उनको आपको पढ़ाना है, उसी में मतलब कि निश्चित मतलब करके पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई विशिष्ट परियोजना या युक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी, ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, इसको छोड़ो। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाए। उच्च मतलब जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उससे एक क्लास आगे नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। आगे है उन्हें अलग पढ़ाया जाए। अलग कैसे पढ़ाएंगे, आप देखेंगे सामाजिक शिक्षा का प्रावधान है हमारे पास, इसलिए अलग से पढ़ाने की कोई बात नहीं है। आगे है उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाए। ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। समृद्ध पाठचर्या मतलब उनके उपयोगी, जो उनके मतलब स्तर से मैच करता हो उस तरह से उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। ऑप्शन डी कर लेंगे आपका सही, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य, ठीक है, जिसे हम असाइनमेंट कह सकते हैं, विषय में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है आपको, कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, मतलब असाइनमेंट बनाना है तो परिवार की मदद ले सकते हैं। आगे है ऑप्शन, अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका, एकमात्र जहां पे आता है आप जानते हैं निगेटिव होता है ये प्रश्न। ठीक है, उसका मतलब कि उसका ऑप्शन निगेटिव होता है, वो आपका गलत हो जाएगा। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में देना, असाइनमेंट को रोज प्रतिदिन डेली नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, असाइनमेंट एक विशेष कार्य मतलब होता है जो बच्चों को दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, तो वो आपका डेली नहीं देना चाहिए। आगे है अधिविन्यास या असाइनमेंट स्वयं के विचारों का निर्माण, स्वयं के विचारों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है, ये ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन डी इसमें देखेंगे, स्वयं के विचारों का निर्माण, हुए अपने से जो असाइनमेंट करते हैं स्वयं के विचार का निर्माण करेंगे और उन्हें स्पष्ट करने में उनको मदद मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें भी डी सही है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। ठीक है, संसाधनों का सही समूह चुनना है। ठीक है, आप देखना इसमें कि जो आपके ईवीएस है इसमें अधिगम सामुदायिक संसाधन का मतलब आपको चूज करना है, चुनाव करना है, तो संसाधनों का सही क्रम देखना है। विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकल्पित, जैसे इसमें क्या है कि जो सामुदायिक संसाधन है इसका प्रयोग हम क्लास में बच्चों को समझाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नदी तो ला नहीं सकते क्लास में, तो ये आपका नहीं होगा। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, ये लग रहा है। फिर आगे देखेंगे ऑप्शन, विश्वविद्यालय फिर आ गया, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, ये भी नहीं हो सकता, ऑफिस आगे। मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो, तो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें जो पहला आप देखेंगे ये आपका बी ऑप्शन है, बढ़ई। ठीक है, दुकानदार, शिक्षक, ये आप देखेंगे बच्चों के रिलेटेड मतलब एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक समस्या समाधान आप इसमें चरण आते हैं, तो इसको सही क्रम में कैसे समस्या को हम चुनेंगे, फिर उनका मतलब कैसे समाधान करेंगे, तो ये चरण में होता है। तो इसको चरण में देखेंगे पहले क्या है। आप देखेंगे ए में लिखा है समस्या को परिभाषित कीजिए। समस्या क्या करें, परिभाषित कीजिए, समस्या को परिभाषित कीजिए, तो ये तो सही लग रहा है, पहले ये आएगा। फिर है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करें, चर्चा करेंगे नहीं, बाद में करेंगे। परिणाम का मूल्यांकन, मूल्यांकन लास्ट में करेंगे हम। समस्या का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करेंगे, पहले परिभाषित करेंगे फिर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ए आपका सही है, पहले ए फिर डी आएगा, ए डी। फिर उसके बाद आएगा आपका डिस्कस प्रॉब्लम, आप देखेंगे स्ट्रेटजी आप एक्शन करेंगे जिसमें आप संभावित योजना पर चर्चा करेंगे, ऑप्शन बी।
ठीक है, ए डी और फिर बी आएगा आपका, फिर उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन आएगा ए डी बी सी। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहला आपका सही है ए डी बी सी। ठीक है, आप समस्या को परिभाषित कीजिए, पहले ए, फिर उसके बाद समस्या का विश्लेषण करेंगे डी, फिर उस पर चर्चा करेंगे सी, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि। ठीक है, प्रयोजना प्रक्रम में प्रोजेक्ट कार्य वाली बात हो रही है, देखेंगे इसमें लाभकारी कैसे है ये। आप देखेंगे ऑप्शन है यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। अच्छा, इससे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। फिर आगे है बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत होते हैं। ठीक है, या फिर आप देखेंगे यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो कार्य अनुभव और अभिसारी चिंतन ये आप प्रोजेक्ट कार्य में देखते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है सही होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन तो सब लग रहा है कि ये सही है, ये सही नहीं, इसमें सीटेट में होता है ऐसा है जो सबसे बेस्ट होता है उसको लेते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा, ये कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन, जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं प्रोजेक्ट, वो हमारे अभिसारी चिंतन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। आगे है अगला प्रश्न आपका, ईवीएस पाठचर्या का आधार वाक्य है, मतलब आपका जो ईवीएस है पाठचर्या आपकी, इसका आधार वाक्य क्या है। रचनावाद सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है, या फिर व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, तो देखना इसमें आधार वाक्य। देखिए बात करें हम सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी जो आपका है सामाजिक रचनावाद। मतलब इसमें देखेंगे सामूहिक रूप से जो सीखने की प्रेरणा मिलती है इसमें आपके ईवीएस को, वो सामाजिक रचनावाद सिद्धांत को मतलब पालन करता है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन आपका सी ही सही है। ठीक है, बच्चे इसमें अपने समाज में रह के एक दूसरे के साथ मिलकर जुल के सीखते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है देखेंगे, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में देखना है। इसमें देखो चरण फिर आ गया आपका क्रियाकलाप आधारित है अधिगम, इसमें सही चरण कैसे है देखेंगे इसको। आपका पहला है क्रियाकलाप का संचालन करना, फिर है दोहराना, फिर योजना बनाना, फिर प्रक्रम पर विचार करना। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्रियाकलाप कैसे करेंगे, पहले कोई योजना बनाएंगे, प्रक्रम पर विचार करेंगे, फिर क्रियाकलाप संचालन करेंगे, फिर अब इसमें मतलब कि दोहराएंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका सही होगा पहले योजना बनाना, पहले कोई किसी कार्य के लिए क्रियाकलाप के लिए आप पहले योजना बनाएंगे। ठीक है, पहले पे ये आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे प्रक्रम पर विचार करेंगे। ठीक है, प्रक्रम पर विचार करेंगे, फिर क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर लास्ट में आप दोहराएंगे उसको। ठीक है, आपका पहला ए सी आपका आएगा सी, फिर क्रियाकलाप का संचालन करना है ए, फिर आपका डी सी ए डी बी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। पहले हम करेंगे क्या, इसमें योजना बनाएंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर प्रक्रम पर विचार करेंगे, फिर दोहराएंगे। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पे ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी ए बी डी, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे है अगला प्रश्न, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ठीक है, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो शिक्षाप्रद मतलब उसमें क्या कौन सी क्रियाकलाप करानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। ठीक है, ये वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए, ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है हमको। किसी भी समय अवधि का, फिर आगे है प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, फिर केवल पाठ्यपुस्तक दी गई सामग्री, केवल आगे तो गलत है, प्रकृति से केवल, केवल इसमें भी है ये भी गलत है, किसी भी समयावधि के लिए नहीं। अब पहला ही ऑप्शन देखें रियल लाइफ वाली बात होती है। ठीक है, आप ईवीएस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे के मतलब जो उसके जीवन संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है पहला ही, कि वास्तविक जीवन पर आधारित हो, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है इसमें। आगे है अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को, ठीक है, प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना है, तो बताइए पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, नहीं पूछा है, प्रक्रिया कौशल आपका नहीं है इसमें। आप देखेंगे अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना है, निर्धारित करना है और पूर्वानुमान करना है। ठीक है, तो आप देखिए जो प्रक्रिया कौशल होती है आपकी, उसमें हम अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसमें प्रक्रिया कौशल में अवलोकन होगा आपका, निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं लास्ट में, अब पूर्वानुमान मतलब एक मतलब अपना प्रेडिक्शन मतलब दे सकते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं कर सकते प्रक्रिया कौशल में कि कोई चीज कैसे है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही नहीं है मैच करना, निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन सी। बाकी आप कर सकते हैं प्रक्रिया कौशल में अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान लगाना, ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ठीक है, बताना है कि अगर वो प्रैक्टिकल मतलब एक दिखा रहा है क्या डूबा क्या
तैरा पानी संबंधित, तो उसमें मतलब विद्यार्थियों के लिए मैं क्या मतलब कौन सा कौशल विकास करना चाहता है? अवलोकन का, पहचानने का, पानी के प्रति संवेदना का, या समझ का? देखिए ये आपका मतलब कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है कि पानी में कोई चीज कैसे तैरती है, तो बच्चों को दिखा के मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल करेगा ना सामने, कोई बाल्टी में पानी लेके उसमें कुछ कोई हल्की चीज रखेगा जो डूबे ना, कोई भारी चीज रखेगा जो डूब जाए, तो मतलब एक टाइप से उसको अवलोकन करेगा, दिखाएगा। तो अवलोकन ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण अध्ययन मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल क्या है? ठीक है, आप देखें पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना जो होता है ये कौशल विकसित करता है, तो कौशल क्या है देखेंगे। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल होता है? नहीं। उत्कृष्ट ड्राइंग और प्रिंटिंग कौशल, मतलब प्रिंटिंग अच्छा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं है। कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, अर्थपूर्ण जो आपका कौशल निर्माण है उसके लिए उत्कृष्ट संचार कौशल करेंगे? नहीं। आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल है ये। ठीक है, कोई मानचित्र होती है क्या, उसकी एक निश्चित दूरी होती है, मतलब उसमें दिशा दिखाई जाती है। ठीक है, तो दिशा, दूरी, स्थान, ये सब सापेक्ष स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, समझने के कौशल होती है, इसको समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका जो डी है यही सही है। ये प्रश्न आपके रिपीटेड होते रहते हैं, ये प्रश्न आप देखेंगे जो एग्जाम आपके ऑनलाइन में हुए हैं सब, इसमें एक दिन गैप करके दूसरे दिन फिर पूछ लेता है प्रश्न, तो ये सब आप तैयारी करते रहेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? इसमें बताना है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, तो वार्षिक अभिलब्धि परीक्षण है, आपका व्याख्यानात्मक अभिलेख है जिसे एनाडोटल रिकॉर्ड करते हैं, पोर्टफोलियो आपका है, फिर एक डेटिंग स्केल आपका है। तो इसमें देखेंगे जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है बताना है, जो बच्चे देखेंगे रचनात्मक मतलब जो करके लर्निंग बाय डूइंग जो हमारी प्रोसेस है उसको पालन करती है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है, मतलब साल में एक बार उनके मतलब जो हम उनका पेपर लेते हैं, एग्जाम कराते हैं, तो वो चीज इसमें दिया है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यही नहीं हो सकता। बाकी तो आप देखेंगे व्याख्यात्मक अभिलेख लिख सकते हैं बच्चे, उनका पोर्टफोलियो मतलब कि हम देख सकते हैं, और रेटिंग स्केल में उनको माप सकते हैं। ठीक है, आपका पहला ही वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं होगा आपके रचनात्मक आकलन में, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है बताना है। दत्त कार्य है, जांच सूची है, अवलोकन है, लिखित प्रश्न है। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, बच्चे को रेटिंग स्केल मतलब उस पर बच्चे को मापा जाता है, कौन बच्चा होनहार है, कैसा है, मतलब उसको एक मतलब कोई मतलब कि बेस्ट, गुड, बेटर जिसे बताते नहीं है कि कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, कौन सबसे बेकार है, तो ये सब रेटिंग स्केल में हम लोग अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, अवलोकन द्वारा ही समझते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। चेकलिस्ट जारी करना बस सही गलत करना ये नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? ठीक है, पर्यावरण हमारा जो एकीकृत है, जैसे हम देखेंगे प्राइमरी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो ईवीएस आपकी है वो सामाजिक रूप से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सब एक में करके पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो एकीकृत करने का आवश्यकता पड़ा है, देखेंगे क्योंकि बच्चा जो खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी समझता है। अच्छा, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, या फिर क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, रटना नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित करता है। देखिए बात ही कर रहा है एकीकृत करने की, तो एकीकृत करना है तो सबको मतलब संपूर्ण रूप में बताना है उस बच्चे को ना, मतलब उसको तोड़ना नहीं है, हमको एक साथ बताना है। तो इसमें लिखा है जो पहला ऑप्शन, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी समझता है, तो पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन आपका पहला इसमें सही है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, ठीक है, अगर पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होता है जब शिक्षक क्या होता है, विषय में परंपरागत हो, पारंगत हो, जैसे शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हो, उद्देश्य बता दिया हो कि शिक्षक मतलब क्या पढ़ाना चाहता है, फिर विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता हो, या फिर विषय पूरा कराने पर घर के लिए दत्त कार्य देता हो। दत्त कार्य नहीं देना है, ठीक है, दत्त कार्य नहीं देना है, विषय परंपरागत और पारंगत वो बात अलग है। इसमें ऑप्शन सी आपका सही, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, ऑप्शन सी देखेंगे सही है आपका। चलिए आगे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल की तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, आप बताना है, इसमें आपका देखिए फैक्ट है एनसीईआरटी का, इसमें बताना है कौन सा राज्य है जहां के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल की बात बता दे तो जम्मू कश्मीर आपका है। ठीक है, और नारियल के तेल में देखेंगे आपका गोवा है, केरल भी है, लेकिन केरल ऑप्शन नहीं है, तो गोवा ऑप्शन पहला आपका सही है। गोवा के लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे नारियल के तेल में समुद्री मछली फ्राई करके खाते हैं, ऑप्शन आपका पहला ही सही है।
ये देखिए फेवरेट प्रश्न है सीटेट का, हरदम पूछता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खिचड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है। देखना है क्या क्या इसके मतलब संबंध में सही होता है। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, सही लग कह रहा है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। आगे देखेंगे, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग में नहीं है। ये तो गलत लग रहा है, यह छायादार वृक्ष नहीं है, छायादार वृक्ष है, ठीक है। हम पढ़े हैं इसको, ये छाया भी देता है हमको। इसकी लकड़ियों का प्रयोग हम दवाइयों में करते हैं और जानवरों को खिलाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो आपका जो सी और डी है ये गलत हो रहा है, ठीक है। बाकी ए बी आपका, ए बी और ई, ए बी और ई है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आप देखेंगे ए बी और ई ऑप्शन डी में है आपका, यही सही है, ऑप्शन डी सही है आपका, ए बी और ई, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन सी और डी है ये गलत बोला है खिचड़ी वृक्ष के बारे में। आगे है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पहेली दिया है, इसको बताना है कि क्या है ये। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये पहली टाइप से आपके मतलब कि पेपर में पूछा था ऑनलाइन वाले में, ठीक है। आप बताएंगे इसमें कि एक पहली तो बूझना है, देख लेंगे क्या है। हल्दी है, जब देखिए क्या होता है, आंख और नाक से निकले पानी, सीसी मतलब सीसी क्या, मिर्ची खाने से ही होता है। तो मिर्ची आप देखेंगे इसमें है कहीं, लाल मिर्च, ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी मसाले के बारे में है। ये मसाले चैप्टर आप देखेंगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, उसमें लाल मिर्च की बात कर रही है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे ढूंढ सकते हैं। कैसे हमें ढूंढ सकते हैं अंधेरे में, वे बताना है। ऑप्शन है हमारे सांसों के कंपन द्वारा, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, गंध नहीं, पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है कि हम मच्छर जो हमें मतलब ढूंढ लेते हैं रात में भी, तो कैसे ढूंढते हैं, हमारे पैरों के तलवे में जो गंध होती है उससे, और हमारी गर्मी जो शरीर टेम्परेचर होता है बॉडी का, उससे मच्छर हमारे पास आते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी सही है। आगे है अगला प्रश्न। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट, ठीक है, हाउस बोट चलाते हैं, जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं, वही जो नाव। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है, ठीक है। डल झील कहाँ पे आपकी, ऑप्शन देख लेंगे, उदयपुर है, हैदराबाद है, जयपुर है, श्रीनगर है, ठीक है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आप देखेंगे डल झील है आपकी, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, श्रीनगर, ऑप्शन डी, ठीक है। श्रीनगर में आपकी डल झील है। आगे है अगला प्रश्न। पहाड़ी क्षेत्रों की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। ये राज्य होना चाहिए, ठीक है, बताना है। देखिए अब ठंडी बर्फ भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, आप देखेंगे धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये विशेषता आप देखेंगे ठंडे प्रदेश में होती है। ठंडे प्रदेश आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो आप देखेंगे लद्दाख ऑप्शन में है आपका, ठीक है। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश नहीं, आप देखेंगे लद्दाख सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। आगे अगला प्रश्न है। दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र में एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना है। आप पैमाना देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है, ठीक है। तो यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों को मापा जाए, ठीक है, तो 39.8 सेंटीमीटर है यहाँ दिया गया है। इन दोनों के स्थलों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी। एक दूरी आपको दे दिया गया है 39.8 सेंटीमीटर, लेकिन ये पैमाना भी दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर होता है, वो बता दिया। तो एक कैलकुलेशन वाला सवाल आपके ईवीएस में पूछता है, ठीक है। आप देख लेंगे, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है, तो हमको पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा। 39.8 में अगर हम 960 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो लगभग देखेंगे कितना आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, डरेंगे नहीं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है। 89 का 8 4 12 को 2 हासिल 1 का 0.1 अंक पे लगा देंगे, तो लगभग इतना आपका आ रहा है 38,208, ठीक है, 38,208।
ये आपका क्या आ रहा है, ये आप देखेंगे जो मीटर में बताया है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर, तो हम 39.8 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। लेकिन अब इसमें दूरी दिया किसमें है, तो इसमें देखिए किलोमीटर में दिया है, तो मीटर में है हमारा, तो इसको किलोमीटर बदलेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो दशमलव आप देखेंगे यहाँ पे लग जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, लगभग आपका 38 दशमलव ये आएगा। ठीक है, ये किसमें आएगा, किलोमीटर में। अभी इसमें ऑप्शन देख लेंगे, लगभग निकटतम पूछा है मान, तो 38 ऑप्शन आपका इसमें दिया है सी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकुलेशन करना कुछ नहीं करना था, बस आप देखेंगे उसमें गुणा करना था, जो पैमाना दिया था उसमें हमको ले जाके जो हमारे पास दूरी दी थी सेंटीमीटर में, उसमें गुणा कर दिए और इसको हम बदल दिए थे किलोमीटर में। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। आगे अगला प्रश्न, मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय चिन्ह, मतलब मच्छरों द्वारा फैलता रोग है, उसमें बताना है कौन दो सही है। हैजा और मियादी बुखार। ठीक है, ये तो नहीं लग रहा है, हैजा और मलेरिया ये भी नहीं, मियादी बुखार और मलेरिया, मियादी बुखार अलग है। डेंगू और चिकनगुनिया, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, मच्छरों द्वारा फैलता है, डेंगू और चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग है, ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में पाई जाने वाली अति सामान्य पक्षियों का वह युगल, ठीक है, जोड़ा बताना है, चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ मतलब सबसे तेज, और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, आप एनसीईआरटी में पढ़ते आए हैं कि मतलब कि जो वे पक्षी जो हमसे 4 गुना ज्यादा मतलब दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कौन कौन पक्षी हैं, आप देखेंगे इसमें कबूतर और तोता हो, या फिर कौवा और कोयल हो, गिद्ध और फाख्ता हो, या चील और बाज हो। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो चील और बाज और गिद्ध, ठीक है, 3 पक्षी आप याद करेंगे, चील बाज गिद्ध, ये हम मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चील बाज और गिद्ध भी ले लेंगे। ठीक है, ये 3 पक्षी हैं जो आप हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, झूम खेती संबंधित बताना है, मतलब कि किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे झारखंड है, मिजोरम है, असम है, छत्तीसगढ़ है। देखिए बताना है इसमें कौन सा, मतलब कि आप देखेंगे झूम खेती करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे आप, वहां पे असम है, मिजोरम है, आप देखेंगे ये आपके मतलब इसमें मिजोरम सही होगा, ऑप्शन आपका बी मिजोरम, झूम खेती। अगला प्रश्न है, देखेंगे आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर, ठीक है, ये दिशा निर्देश वाला प्रश्न है, तथा यक्ष और वाई के बीच में व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पर पार करते हैं, और फिर अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपना विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर क्या है, ठीक है, दिशा मतलब बताना है इसमें कौन सी दिशा पड़ेगी। शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। ठीक है, घर से निकलेंगे आप, मान लीजिए आप यहाँ है घर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे आपका घर है, आप निकले हैं घर से, पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाएंगे। ठीक है, पश्चिम दिशा किधर है, आप डायरेक्शन देखेंगे, दिशा की बात करें तो आप देखेंगे ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर, ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका दिशा डायरेक्शन है। तो आप पहले कहाँ जा रहे हैं, फिर ठीक देखेंगे पश्चिम में जा रहे हैं 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम किधर है, पीछे, तो 200 मीटर आप पीछे आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग, उत्तर ऊपर चलना है, और कितना 80 सुरंग पार करते हैं, अंत में ठीक पूरब दिशा में, फिर पूरब आप घूम रहे हैं, पूरब मतलब उधर मुड़ रहे हैं, देखिए 200 मीटर आप पूरब पहुंच गए 200 मीटर, फिर आगे पहुंचना है, ठीक पूरब पहुंच के चलकर विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय सापेक्ष आपका घर किस दिशा में, ठीक है, आप पहुंच गए हैं, आप यहाँ पे आप दिशा बताएंगे सीधे, आप देखेंगे विद्यालय के सापेक्ष आपका घर, विद्यालय से बताना है, आपका विद्यालय ऊपर है, विद्यालय और नीचे घर है। ठीक है, तो विद्यालय के सापेक्ष घर बताना, नीचे कहाँ है, ठीक दक्षिण में 80 मीटर, कितना, अब ये दूरी जो समान है, इधर समान दूरी आएगी, मतलब 80 आएगी, तो 80 मीटर आपके ठीक क्या है, दक्षिण में आपका घर है। ऑप्शन आप देखेंगे 80 मीटर ठीक दक्षिण में, आपका ऑप्शन डी है, यही सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखेंगे, एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा है, यह ट्रेन 20:30 बजे चली, और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे, ठीक है, रेलवे टाइम होता है 24 घंटे का, 13 बजे नागरकोइल पहुंची।
यदि इस ट्रेन में 2100 आप देखेंगे 19 किलोमीटर दूरी चलिए तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम, ठीक है, निकटतम बताना है, लगभग बताना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको भी। आप देखें पहले समय निकाल लेते हैं हम लोग। समय सुबह आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेन कहाँ है, 20 बज के 20 बजे चली है। कब चली है? 29 को। 29 तारीख में देखिए कितना मतलब कि समय इसको मिला, 29 नवंबर सॉरी 29 नवंबर में शेष जो समय बचा था वो लगभग इसमें 24 में से घटाएंगे तो 3 घंटा मतलब 3.5 घंटा आपका मिलेगा, ठीक है। ये आपका 29 नवंबर में समय मिलेगा। फिर आप देखेंगे 29 के बाद 30 आएगा, 30 तारीख में आप पूरा चले हैं, फिर उसके बाद 1 तारीख को, ठीक है, तो 30 तारीख को पूरा चला है, 30 नवंबर मतलब 24 घंटा, ठीक। फिर उसके बाद आप महीना फिर खत्म हो गया, फिर अगले महीना मतलब वही आप देखेंगे 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे मतलब 13 घंटा चला होगा, ठीक है। 1 दिसंबर आप देखेंगे 13 घंटा चला। अब टोटल समय हमारे पास आ गया है, इसको जोड़ लेंगे हम, लगभग आपका कहते हैं 7 7 3 10 40 40.5, ठीक है, 40.5 घंटा आपके पास समय आया, ठीक है। अब 40.5 घंटा समय आ गया और दूरी दे दिया है, फिर ठीक बताना है इसके औसत चाल। चाल बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी हमारे पास कितनी है, लिखा है 2119 किलोमीटर है, और हमारी जो आई है ये लगभग आपके कितना है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें एक बार 40 घंटा को हम लिख सकते हैं 81/2 घंटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 81/2 घंटा इसको लिख सकते हैं। तो ये अब समय के स्थान पे लिखेंगे तो 81/2, अब ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसमें ऊपर गुणा हो जाएगा 2 से, तो आप देखेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, तो 4238/81 आया, ठीक है। 4238/81 जो आपका आया है, ये अभी हमारी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भाग देंगे तो लगभग आपका आएगा 81 बच्चे करेंगे, 81 भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। ये आपका कटेगा 40 50 40 5 आएगा, ठीक है। 81 5 405 आएगा, उसके बाद काटेंगे इसको 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा या 3 बार में कटेगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 बार में कटेगा तो लगभग 52 दशमलव कुछ बनेगा आपका, ठीक है। 52 दशमलव कुछ मतलब स्पीड बनेगी, तो इसमें 53 ऑप्शन निकटतम है, ठीक है, तो निकटतम मान के चलेंगे आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लेके इसको 81 से भाग देंगे, आप देखेंगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य, ठीक है, बताना है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन देख लेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा है, ठीक है। इसमें देखें उड़ीसा दूर पड़ रहा है, ठीक है, उड़ीसा नहीं होगा। इसमें आप देखें मध्य प्रदेश से गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना भी आप देखेंगे नीचे है। फिर आप देखेंगे मध्य, यस है ऑप्शन, देख लेंगे मैप में, देखेंगे एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। आपका मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है, इसमें आप देखेंगे राजस्थान भी इससे टच है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपका पहला, ये आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका ए मतलब सही है इसमें, मध्य प्रदेश के समीप जो है मतलब कि सटे हुए राज्य। आगे है अगला प्रश्न, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य, ठीक है, मैप वाला प्रश्न ये भी है, आपका समझेंगे जो 3 समुद्र से सटे हुए राज्य हैं कौन कौन से। तेलंगाना आप देखेंगे लैंड लॉक है, मतलब बीच में है, महाराष्ट्र हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, लेकिन तेलंगाना नहीं है। झारखंड भी देखिए बीच में है, गुजरात और पश्चिम बंगाल हो सकता है, असम ये भी बीच में आएगा, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो है आपका समुद्र तटवर्ती पूछा है, तो मैप में देख लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है और केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, इतने राज्य हैं। आप देखेंगे इसमें छाटेंगे कौन सा इसमें मतलब नहीं है। तेलंगाना तो मान लीजिए लैंडलॉक हो गया, झारखंड अंदर है, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, असम आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी नहीं है इसमें, त्रिपुरा भी नहीं दिख रहा है, बिहार सटा है। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे प्रश्न जो पूछा था उस समय, आप देखेंगे ऑनलाइन मोड में, इसका उत्तर मतलब कि हम जो माने थे वो
गलत माना था आयोग ने, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो आप इसको समझ लेंगे कि उसमें ऑप्शन था ही नहीं, इसको स्टार बना दिया था। ठीक है, आप इसमें समझ लेंगे कहाँ गया प्रश्न, ये वाला प्रश्न, क्योंकि इसमें आप देखें त्रिपुरा जो आपका है ये आपके जो बांग्लादेश है उससे घिरा हुआ है, असम देखिए बीच में ही है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका झारखंड भी बीच में आएगा, तेलंगाना तो बीच में है ही, तो इसमें कोई ऑप्शन आपका समुद्र तटवर्ती नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये प्रश्न ही गलत था। चलिए आगे अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से वह युगल चुनना है जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बना है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन है कि एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तब बात करें यहाँ के भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें देखना है कौन से आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मैच कर रहा है, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, पहला ही मिल गया हमको लग रहा है। जम्मू कश्मीर आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और मणिपुर आपका क्या है, राज्य है। असम उड़ीसा ये दोनों राज्य हैं, ये तो गलत हो गया। उत्तराखंड मेघालय राज्य है, तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश ये भी राज्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है। क्या है, ऑप्शन पहला ही सही है, क्योंकि इसमें एक राज्य भी है मणिपुर और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आपका है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही है। तो आपके जो 30 प्रश्न आपके ईवीएस के थे, इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर पेपर के थे। ठीक है, आप तैयारी क्या करेंगे, हम लोग जितने प्रीवियस ईयर पेपर आपके मतलब कि जो ऑनलाइन मोड हुए हैं उसको हम आप लोग करा देंगे। आप लोग तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे, हमारे साथ देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करते रहें। आपको और भी कक्षाओं की क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।